एक ऐसा कानून जिसे आयाराम गयाराम के नाम से जाना जाता है, आज भी जब एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा होती है तो उसे कहा जाता है आयाराम गयाराम। आयाराम गयाराम की नीति, ये बात जग जाहिर है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मिनिस्टर्स हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हो, अगर उनका इंटरेस्ट उनकी पॉलिटिकल पार्टी में सेटिस्फाई नहीं होता या उन्हें ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में सेटिस्फाई हो रहा है या वो अपनी विल पर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी कंडीशन में वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेक्ट करते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं। मिनिस्टर्स का ये डिफेक्शन आज नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है और 1967 में भी कुछ इसी तरह का डिफेक्शन हुआ। आयाराम गयाराम की कहानी शुरू होती है 1967 से। 1967 में एक इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जिनका नाम था गयालाल, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जब शपथ ली तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा था। वो इंडिपेंडेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, पर उन्होंने एक ही दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेक्ट किया। इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होने के बाद में उन्होंने एक सिंगल डे में सुबह इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। फिर उन्हें ऐसा लगा कि उनका इंटरेस्ट यूनाइटेड फ्रंट में सेटिस्फाई हो रहा है तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर दोपहर में यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन कर लिया और शाम के समय में उन्होंने दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब एक ही दिन में उन्होंने 3 बार पॉलिटिकल पार्टी को डिफेक्ट किया। यह अपने आप में उस समय की बहुत बड़ी घटना थी और जैसे ही शाम को उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोबारा से ज्वाइन किया, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर राव बीरेंद्र सिंह ने मीडिया में आकर ये कहा कि गयाराम अब आयाराम हो गए हैं। तो इससे मीडिया में एक टाइटल क्रिएट हुआ, आयाराम और गयाराम का टाइटल। अब ये तो सिर्फ एक घटना थी, लेकिन इसके बाद में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि इस तरह के पॉलिटिकल डिफेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इन पॉलिटिकल डिफेक्शंस की वजह से पार्लियामेंट को भी बहुत नुकसान होता है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है और पॉलिटिकल पार्टी के प्रति जो एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी लॉयल्टी होनी चाहिए, वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। और इसलिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 को लॉन्च किया, जो था एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्लियरली ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि कोई भी मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो इसे डिफेक्शन माना जाएगा और उनके खिलाफ पिटीशन फाइल की जा सकती है एंटी डिफेक्शन लॉ की। और इस पिटीशन को प्रोसीड करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, मतलब स्पीकर के द्वारा इस पर्टिकुलर पूरे एंटी डिफेक्शन केस को हैंडल किया जाएगा। अब एंटी डिफेक्शन लॉ तो बन गया, पर इसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वॉलंटरीली ज्वाइन करता है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ता है, उसके अगेंस्ट में भी डिफेक्शन केस लगाया जाएगा। इसी तरह से यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर अपनी पॉलिटिकल विप के अगेंस्ट में वोट करता है, वोटिंग करने से मना कर देता है, पार्टी के डायरेक्शंस के अगेंस्ट में बिहेव करता है, ऐसी कंडीशन में भी डिफेक्शन केस लगाया जा सकता है। इसी तरह से यदि कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होने के बाद ज्वाइन कर लेता है तो उस पर भी डिफेक्शन केस लगाया जाएगा। इसी तरह से यदि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट में जिस मेंबर को नॉमिनेट किया गया हो, यदि वो नॉमिनेशन के 6 महीनों की एक्सपायरी के बाद में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ऐसे केस में उसके अगेंस्ट में भी डिफेक्शन केस लगाया जाएगा। पर इसी एंटी डिफेक्शन केस में एक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की गई थी। वो इम्यूनिटी कुछ इस तरह की है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब मान लीजिए एक मेंबर के साथ में 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तब डिफेक्शन केस नहीं लगेगा, उसे मर्जर कहा जाएगा। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, उन्होंने मर्जर किया था, डिफेक्शन नहीं किया था। इसे कहते हैं डिफेक्शन, लेकिन आज भी ये इसी नाम से फेमस है, आयाराम गयाराम।